जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक, एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक का अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 1 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक अध्याय 1 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के पिछली वीडियो अध्याय 1 क्लास 6 हिस्ट्री का देख सकते हैं। और इसी सीरीज में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की हिस्ट्री की वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही लगभग ज़्यादातर बुकें बनी हुई हैं, या इसी से ज़्यादातर एग्ज़ामों में, लगभग कह सकते हैं सारे एग्ज़ामों में इसी से ही सारे प्रश्न कवर किए जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक से अध्याय 2। इसमें अध्याय 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का अर्थ शिकार होता है, खाद्य संग्रह का मतलब भोजन संग्रह करने से, भोजन इकट्ठा करने से है। हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले दिया गया है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव अर्थात प्राचीन समय में जो प्रारंभ में सबसे मानव रहते थे, उन मानवों के बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन समय के या आरंभिक या सबसे प्रारंभ में जो मानव रहते थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप की मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन संग्रह या भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। अर्थात हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में आज से लगभग 20 साल पहले से रहा करते थे, 20 साल पहले रहा करते थे। और आज हम उन्हें आखेटक कहते हैं। आखेटक मतलब शिकारी हो गया, आखेटक का अर्थ शिकारी हो गया। और खाद्य संग्रह का मतलब भोज्य पदार्थों का, खाने की सामग्रियों को इकट्ठा करने वाला खाद्य संग्राहक। और हम उन्हें जानते हैं जो आज से लगभग इस उपमहाद्वीप में आज से लगभग 20 लाख साल पहले से रहते थे। और हम उन्हें आज अखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं या उनके नाम से जानते हैं। और ये भोजन का इंतजाम करते थे, इसी के लिए हम लोग भोजन का संग्रह करते थे या शिकार करते थे, इसलिए हम इन्हें अखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। और ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे प्रायः, और मछलियाँ और चिड़ियाँ भी पकड़ते थे। और इसके साथ साथ पेड़ों से फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ व अंडे भी इकट्ठा किया करते थे। आखेटक अर्थात शिकारी या खाद्य संग्राहक, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने वाले समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं, यानी कि आखेटक और खाद्य संग्राहक, शिकारी या खाद्य संग्राहक जो प्राचीन समय में लोग रहते थे आज से लगभग 20 लाख साल पहले, वे प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। और एक घूमने का उनके कई कारण हैं। इनमें से पहले कारण की बात किया जाए तो पहला कारण यह है कि वे एक जगह से पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आम आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। अर्थात पहला कारण तो ये था कि इसलिए घूमते रहते थे क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन तक एक ही स्थान पर रहते तो वहाँ के आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। जब समाप्त हो जाता तो भोजन की और तलाश के लिए और भोजन की तलाश के लिए वे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और दूसरे कारण की, इसके अलावा दूसरे कारण की बात किए करें कि क्यों प्राचीन समय में लोग इधर उधर घूमते थे, तो दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। इसके अलावा अगर दूसरा कारण की बात करें तो जानवर या जिनका ये शिकार किया करते थे, जिन जानवरों का, वे जानवर अपने चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे।
और इन्हीं जानवरों के पीछे उस समय प्राचीन समय के लोग भी इन्हीं जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाया करते थे, जिसके कारण उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमा करते होंगे। तीसरे कारण की बात किया जाए कि वो लोग क्यों घूमते थे, प्राचीन समय में लोग क्यों इधर उधर घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ों में और फलों में फल फूल जो अलग अलग मौसम में आते थे। किसी जंगल में किसी फल में, किसी बगीचे में कोई दूसरा पौधा रहता था, उसमें अलग मौसम में फल फूल आते थे, और किसी जंगल में कोई दूसरे पौधे ज़्यादा संख्या में रहते थे, पेड़ रहते थे, तो वो अलग मौसम में आते थे। इसलिए अलग अलग मौसम में अलग अलग फलों और फूलों की तलाश में इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और इसके साथ चौथा कारण यह है कि चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। चौथा कारण यह बताया जा रहा है कि क्यों इधर उधर प्राचीन समय के लोग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो कह रहा पानी की तलाश में इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ नदियां और झरने या झीलें ऐसी थी जहाँ पे तो पानी हमेशा 12 महीने भरा रहता था, मिलता है। लेकिन कुछ नदियां और झीलें ऐसी थी जहाँ पर पानी गर्मियों के मौसम में या जब बारिश नहीं होती थी तो उस समय वहाँ उस झील और नदी का पानी सूख जाता था। तो इन नदियों और जिन झीलों और नदियों का पानी सूख जाता था, उनके किनारे पर जो लोग रहते थे तो उनको पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती थी, यानी कि आरंभिक मानव यानी प्राचीन समय में जो मानव रहते थे उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका उपयोग और निर्माण आखेटक खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यानी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक या खास संग्रह किया करते थे। आखेटक और खास संग्रह उन वस्तुओं का उपयोग किया करते थे या निर्माण किया करते थे वस्तुओं का। पुरातत्वविदों को ऐसी सामग्रियां कुछ मिली हुई हैं, ऐसी वस्तुएं कुछ मिली हुई हैं, तो उससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों का या लकड़ियों का या हड्डियों के औजार बनाए होंगे, क्योंकि लकड़ियों, हड्डियां और पत्थरों के औजार मिले हुए हैं पुरातत्वविदों को। तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि पत्थरों, लकड़ियों या हड्डियों के औजार बनाए होंगे तभी यहाँ हैं। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं, आज भी कुछ पत्थर के औजार बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अर्थात कुछ औजारों का उपयोग जो किया जाता था वो फल फूल काटने के लिए और हड्डियों और मांस को काटने के लिए, फल फूल और हड्डियां और मांस को काटने के लिए कुछ औजारों का उपयोग किया जाता था प्राचीन समय में। और इसके साथ साथ पेड़ों की छाल उतारने के लिए, निकालने के लिए, और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी प्राचीन समय में कुछ औजारों का उपयोग किया जाता था। और इसके साथ साथ कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे भाले भी मिले हैं। कुछ भाले ऐसे मिले हैं जिनमें हड्डियों के या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हैं, यानी पकड़ने के लिए मुट्ठे लगे हुए हैं हड्डियों के या लकड़ियों के भाले। और बाड़ जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। और उस समय कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि उस समय बाड़ जैसे हथियार भी बनाए जाते थे प्राचीन समय में। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ, यानी कि ईंधन यानी कि आग जलाने के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। प्राचीन समय में लकड़ियों का उपयोग झोपड़ियों के लिए, आग जलाने के लिए
और औजार बनाने के लिए लकड़ियों का प्राचीन समय में उपयोग किया जाता था। यहाँ पे देखिए पत्थर के औजार का उपयोग दिया गया है। यहाँ पे ये पत्थर का औजार है, इससे मनुष्य के खाने योग्य यानी कि लोगों के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इस हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। ये बाएं तरफ देख सकते हैं आप, ये औजार है पत्थर का और इससे खाने योग्य जड़ों को खोदा जा रहा है। और दूसरी तरफ देखें दाएं तरफ, तो ये औजार ये पत्थर का है, इससे जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए इस औजार का, पत्थर के औजार का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्राचीन समय में किया जाता था। आज तो सुइयां आ गई हैं, आधुनिक औजार आ गए हैं, लेकिन प्राचीन समय में पत्थर से ही इसका कार्य किया जाता था। बसने की जगह निर्धारित करना, बसने की जगह का निर्धारण करना। बसने की जगह की बात किया जाए तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मानचित्र 2 को देखें। मानचित्र 2 में लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान मानचित्र में दिखाए गए हैं जहां पर आखेटक और खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। मानचित्र में हम लाल त्रिकोण वाले स्थान देख लेते हैं। यहाँ मध्य भारत में है भीमबेटका, ये देख सकते हैं हम, मध्य भारत में अर्थात मध्य प्रदेश में है भीमबेटका पूरा स्थल है। यहाँ पे गुफाएं और कंदराएं मिली हैं भीमबेटका में। इसके साथ ही साथ कुरनूल गुफाएं हैं। दक्षिण पूर्व में कुरनूल गुफाएं और हुसगी है। कुरनूल गुफाएं की बात करें तो यहाँ पे कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं और ये पूरा पाषाणिक स्थल है। हम लोग देख लिए लाल त्रिकोण वाले स्थान, भीमबेटका है, कुरनूल गुफाएं हैं और हुसगी है। ये पूरा पाषाणिक स्थल है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खास संग्राहक को होने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जो हमने देखा भी लाल त्रिकोण वाले स्थान, भीमबेटका और कुरनूल गुफाएं और हुसगी, ये ऐसे स्थान है जहां पे आखेटक और खास संग्राहक के होने के पुरातत्वविदों को प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पे आखेटक और खास संग्राहक रहते थे। इसमें सिर्फ कुछ ही स्थान चिन्हित करके बताए गए हैं और इसके अलावा भी कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यहाँ विदाएं हम देख सकते हैं भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। जैसा कि हमने बताया मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका प्राचीन समय में एक स्थल था। यहाँ पे इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी की घाटी के पास हैं। यानी कि भीमबेटका नर्मदा नदी के पास है। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, उसी की घाटी के पास ये भीमबेटका है। यहाँ पे गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिले। उस समय क्योंकि पत्थर का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे और लोग ऐसी जगहों को ढूंढते थे जहां से अच्छे पत्थर मिल सकें। एक शैल चित्र दिया गया है। यहाँ पे एक जानवर दिखाया गया है और इसके पीछे एक व्यक्ति भाग रहा है इसको पकड़ने के लिए। ये संभवतः शिकारी है और ये अपने शिकार के लिए इस जानवर को पकड़ने के लिए, इसका शिकार करने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा है। ये गुफा का शैल चित्र है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़े ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। एक महापाषाण है, ये पहाड़ दिखाया गया है। पूरा स्थल की बात करें तो पूरा का अर्थ होता है प्राचीन स्थल का स्थान होता है, मतलब होता है जगह, यानी कि प्राचीन स्थान। पूरा स्थल
पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट तल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यानी पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ पे प्राचीन सामान मिलते हैं या औजार या प्राचीन समय में उपयोग की गई वस्तुएं का अवशेष मिलता है, उसे उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं। पुरास्थल देखिए जहाँ पर औजार, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी कि प्राचीन समय में जो वस्तुएं इस्तेमाल में लाई जाती थी उसके अवशेष जहाँ मिलते हैं उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। यानी कि प्राचीन समय में जिन हथियारों का, औजारों का या जो उपयोग करते थे वो अपने काम के लिए उनका उपयोग या निर्माण किए थे। और बाद में वो उन्हें जब जाने लगे तो बाद में उन्हें जानबूझकर या अनजाने में ही वहीं पर छोड़ के चले गए। और ये प्राचीन समय के जो वस्तुएं थी, सामग्रियां थी, ये जमीन के ऊपर भी पाई जाती हैं, अंदर भी पाई जाती हैं और कभी कभी समुद्र में और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं आग की खोज। आग की खोज के बारे में अगर बात करें तो हम लोग देख लिए थे कुरनूल गुफाएं, मानचित्र 2 में हम लोग देखे थे। पूरा स्थल है कुरनूल गुफाएं। हमने उसी समय बताया था मानचित्र में कि यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। चित्र भी हम लोग देख सकते हैं, दिखा देते हैं। कुरनूल गुफाएं ये दक्षिण पूर्व में, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में है कुरनूल गुफाएं। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। मानचित्र हम लोग देख लेते हैं। कुरनूल गुफाएं ये देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व में कुरनूल गुफाएं हैं। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का आविष्कार, जैसे आग का जलाना, आग के बारे में जानकारी हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही लोग जान गए थे आग के बारे में, आग जलाना सीख गए थे। यहाँ से राख के अवशेष, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग यानी प्राचीन लोग जो रहते थे वो आग जलाना सीख गए थे और इस आग का इस्तेमाल वो लोग करते थे प्रकाश के लिए, यानी कि उजाला के लिए, और मांस भूनने के लिए। शिकार जो करते थे उसको मार कर लाते थे तो उसको भूनने के लिए और भूनकर मांस को भूनकर खाया करते थे। और खतरनाक जानवरों को, जानवर जैसे आग से डरते हैं तो खतरनाक जानवरों से सुरक्षा के लिए भी, उनको दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया करते थे। नाम और तिथियां की बात करें तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वही पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पूरा यानी पूरा का अर्थात प्राचीन और पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, आज से पूरा पाषाण काल आज से लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटी हुई। यानी कि पूरा पाषाण काल में ही लगभग मानव की 99% कहानियां इसी पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई। पूरा पाषाण काल का समय आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक माना जाता है। जिस आगे देखते हैं हम लोग, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव की बात करें तो पर्यावरणीय बदलाव मध्य पाषाण काल में हुआ। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ
यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग के औजार भी बनाए जाते रहे। यानी मध्य पाषाण काल के समय का, इसे मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ कहते हैं। और मध्य पाषाण काल का समय आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। और इस काल में जो औजार बनाए जाते हैं, इस काल में पूरा पाषाण काल के औजार तो बनाए ही जाते थे और इसके साथ साथ बहुत छोटे हथियार भी बनाए जाने लगे। ऐसे औजार बनाए जाने लगे जो बहुत छोटे थे और छोटे होने के कारण इनको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया। छोटे औजार जो मध्य पाषाण काल में बनाए जाने लगे थे, बड़े हथियार के साथ साथ, बड़े औजार के साथ साथ मध्य पाषाण काल में छोटे औजार भी बनाए जाने लगे थे। और इन छोटे औजारों में, मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते छोटे, इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार भी बनाए जाने लगे। यानी कि औजार को हाथ से पकड़ने के लिए लकड़ियों के या हड्डियों के मुट्ठे बनाए जाने लगे और उसमें हंसिए और आरी जैसे औजार भी बनाए जाने लगे थे। अगले युग की शुरुआत की बात करें तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इन्हें नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल का क्या मतलब होगा? यानी कि अगले युग की मध्य पाषाण काल के बाद में जो अगला युग शुरू हुआ, उसका समय जो था नवपाषाण काल, आज से लगभग 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल का युग प्रारंभ हुआ। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। पूरा पाषाण काल के समय की बात करें तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक, और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल कहा गया है। और उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल चालू हुआ, जिसका समय आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक हुआ है। और पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के औजार के साथ साथ मध्य पाषाण काल के औजार छोटे बनाए जाने लगे थे और उसमें मुट्ठे भी लगाए जाने लगे थे लकड़ियों और हड्डियों के, और हंसिया और आरी जैसे हथियार भी बनाए जाने लगे थे। उसके बाद नवपाषाण काल चालू होता है 10,000 साल पहले से। आज से लगभग 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल चालू होता है। बदलती जलवायु। बदलती जलवायु की बात करें तो लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले कौन सा चालू हुआ? मध्य पाषाण काल। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई ऐसे क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी मध्य पाषाण काल में आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत ही परिवर्तन आया। उस समय गर्मी बढ़ने लगी, यानी कि इस पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी। आज से लगभग 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल का समय था। उस समय गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप गर्मी बढ़ने से घास उत्पन्न हुई। धरती पर, पृथ्वी पर घास उत्पन्न हुई, घास उगने लगी और इससे घास वाले मैदान बन गए। जब घास वाले मैदान बने, घास उगी, तो इनको खाने वाले जानवर जो इनको खाकर जिंदा रहते थे, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, इनकी संख्या बढ़ी। सॉरी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का मुख्य स्रोत बन गई। और जब घास के मैदान बढ़े और घास को खाने वाले जानवर जब बढ़े, तो इन लोगों का शिकार जो लोग करते थे,
घास खाने वाले जानवरों का शाकाहारी ये होते थे जानवर। इन जानवरों को मारकर लोग खाते थे, इनका शिकार करके। इनका शिकार जो लोग करते थे वो भी इनके पीछे है, और ये लोग क्या खाते पीते हैं, इनका प्रजनन समय क्या है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे। और यही जानकारी हासिल करते करते ही अनुमान लगाया गया है कि उस समय ये इनको पालने की बात सोचने लगे। इसके बाद खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। इसमें कहा जा रहा है जब परिवर्तन आया, तो फिर जब मौसम में परिवर्तन आया और गर्मी बढ़ने लगी, घास के मैदान होने लगे, तो उन्हीं पौधों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज, प्राकृतिक रूप से इनके पौधे, गेहूं के, जौ के और धान के, इन अनाजों के भी पौधे प्राकृतिक रूप से उगने लगे। और इन अनाजों को शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया, भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। और साथ ही वे इनके बारे में जानने लगे कि ये कब पौधे तैयार होते हैं, कब उगते हैं और कब ये पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करने सीख लिए। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास, ये लोग क्या करते थे, जब कृषक बन गए, ये इनके पास चारा हो गया, तो ये चारे को अपने घर के आसपास रखकर इन पशुओं को, जिनको ये शिकार किया करते थे, इनको अपने घर की तरफ आकर्षित करने लगे। और धीरे धीरे आकर्षित करते करते इन जानवरों को पालतू बनाने लगे। और जिस जानवर को पालतू बनाया गया, सबसे पहले इन लोगों ने कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया। कुत्ते के जंगली पूर्वज को सबसे पहले, अर्थात कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को जंगली पूर्वज को पालतू बनाया प्राचीन समय के लोगों ने। और धीरे धीरे लोग उसके बाद कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। और ये गाय, भेड़, बकरी पहले झुंड में रहा करते थे और ज़्यादातर ये घास ही खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों को, यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी की, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा किया करते थे और ये धीरे धीरे उनको पालने लगे। और इस तरह से ये पशुपालक भी बन गए। कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने पालतू बनाया। कुत्ते के बाद जिसको पालतू बनाया उसमें भेड़, बकरी शामिल है। भेड़ और बकरी को कुत्ते की बाद में सबसे पहले पालतू बनाया गया था। घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया यानी कि जब ये कृषक बन गए और पशुपालक बन गए, तो इसी प्रक्रिया में कृषक और पशुपालन बनने के साथ साथ ये घरेलूकरण में आ गए, यानी घर बना करके एक ही स्थान पर रहने लगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का चयन लोग करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों। साथ ही साथ उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है
ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। यानी कि ऐसे पशुओं को पालतू बनाते थे और पौधों को जो जंगली पौधों से या जंगली जानवरों से भिन्न होते थे, और ऐसे पौधों को चुनते थे जो मोटे अनाज हों और ऐसे ही पौधे हों जो पके हुए दानों को संभाल सकें, यानी कि मजबूती से पके हुए दाने के इनके डंठल पके हुए दानों का भार संभाल सके। ऐसे ही पौधों को चुना जाता था प्राचीन समय में। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था और साथ साथ इनके दानों को सुरक्षित भी रखा जाता था। अनाज को अगले मौसम में जब उनका उपयुक्त मौसम होता था तो उस समय बोने के लिए भी उनके दानों को सुरक्षित भी अनाज को रखा जाता था। उन्हीं जानवरों का प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। इन जंगली जानवरों के दांत बड़े होते थे, इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला दांत जंगली सूअर का है और पालतू सूअर का दांत ये छोटा वाला है। बाईं तरफ का छोटा वाला दांत पालतू सूअर का है। और लोग प्राचीन समय में उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुनते थे जो अहिंसक होते थे, जो हिंसा नहीं करते थे, अहिंसक होते थे, अर्थात जिनसे लोगों को खतरा नहीं होता था किसी प्रकार का। ऐसे ही पशुओं को पालतू बनाते थे। और ये पौधे और पालतू बनाए गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे धीरे धीरे जंगली पौधे और जंगली जानवरों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। पूरी दुनिया में यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वही इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यानी कि यह प्रक्रिया जो पूरी है धीरे धीरे पूरे दुनिया में चलती रही और करीब आज से 12 साल पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई। और आज जो हम लोग भोजन के लिए जिस अनाज का प्रयोग करते हैं वो इसी प्रक्रिया का परिणाम है। और सबसे पहले कृषि के लिए जो प्राचीन फसल अपनाई गई वह गेहूं और जौ हैं। और पालतू पशुओं में बताया जाए तो पालतू पशुओं में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया और कुत्ते के बाद जिस पशु को पालतू बनाया गया, जिस जानवर को, उसमें भेड़ और बकरी आते हैं। भेड़ और बकरी को कुत्ते के बाद पालतू सबसे पहले बनाया गया है। अनाज के उपयोग की बात करें तो अनाज का उपयोग किस लिए करते थे? बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में अर्थात भोजन के रूप में, उपहार के रूप में भी करते थे। अनाज का उपहार भी लोग दिया करते थे प्राचीन समय में, और भंडार के लिए भी, जैसे कि आज भी देखते हैं इनका उपयोग वर्तमान समय में भी इसी प्रकार किया जाता है। बीज के रूप में भी, खाद्य के रूप में और उपहार के रूप में, और भंडार भी आज भी किया जाता है जैसे प्राचीन समय में भी किया जाता था। एक नवीन जीवन शैली, इसी के साथ एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है। जंगली जीवन शैली से एक नवीन जीवन शैली आवास की तरफ देखते हैं हम कैसे बढ़ते हैं लोग। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों तथा चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यानी कि अगर आप बीज बोकर किसी को देखिए तो उनको विकसित होने में 3 महीने या करीब करीब 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी साल भर भी लग जाता है। तो जब वो पौधे बोने लगे, फसल उगाने लगे, जब कृषि करने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उनको एक ही स्थान पर बहुत ही लंबे समय तक रहना पड़ता था। उनको बीज बोने से लेकर फसल पकने तक, और उनको जानवरों की सुरक्षा करना, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, पौधों की देखभाल के लिए उनको लंबे समय तक एक ही स्थान पर रुकना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक
था, इसीलिए लोगों ने इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी कि अनाज को भोजन के लिए भी और इनके बीज के रूप में भी इनको संभाल कर रखना पड़ता था, इसलिए इनको भंडार करने की यानी कि इकट्ठा करके सुरक्षित रखने की बात सोचनी पड़ी थी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यानी कि इनको सुरक्षित रखने के लिए, इन अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। आज भी हम लोग देखते हैं, जब कच्चे घर थे हमारे पास तो छोड़ जैसे बड़े बर्तन बनाए जाते थे और उसमें सुरक्षित रखा जाता था अनाज को, या भूसे में रख के सुरक्षित किया जाता था। आज भी रखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब ये आधुनिकीकरण आ गया है, ड्रम आ गए हैं, आधुनिक उपकरण आ गए हैं, तो वहाँ भी इस समय रखा जाने लगा है। लेकिन अगर मिट्टी के घर जब रहते थे तो हम लोग बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे, छोड़ इसको कहते थे, और भूसे में भी रख के, बोरियों में रख के अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, और आज भी गाँव में रखा जाता है। या फिर जमीन के अंदर गड्ढा भी खोद के लोग अनाजों को सुरक्षित रखते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर की बात करें, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में जानवरों का भी उपयोग किया जाता था। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। प्राचीन समय से आज तक अगर देखा जाए तो जब पशुपालन किया जाने लगा, पशुपालन में देखा जाए तो जानवर जो पाले जाते थे उनकी संख्या भी बढ़ती है, और जानवरों से हमें दूध मिलता है, और दूध के साथ साथ मांस भी मिलता है, जो भोजन के एक अच्छा स्रोत है। दूध एक भोजन का अच्छा स्रोत है। मांस भी हम लोग प्राचीन समय में भी लोग करते थे। आज भी इन जानवरों का उपयोग मांस के लिए, भोजन के लिए, पशुपालन आज भी किया जा रहा है प्राचीन समय से ही। तो ये चलते फिरते खाद्य संग्रह थे। जब भी जरूरत पड़ती थी, इनसे मांस के लिए इनका उपयोग हो जाता था, और इनसे हमको अंडे, दूध और ये सारी चीजें भोजन के रूप में भी मिला करते थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। स्टेटमेंट दिया गया है मानचित्र 2 में, फिर संख्या मानचित्र 2 को देखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? मानचित्र में नीले रंग के कुछ वर्ग दिए गए हैं, स्थान दिया गया। अभी हम इसको देखते हैं। दिख रहे हैं, पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप अथवा भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। यानी कुछ मानचित्र में नीले रंग के वर्ग दिए गए हैं, उनमें कुछ नाम दर्शाए गए हैं जो शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के जहाँ पे होने के साक्ष्य मिले हैं। हम लोग मानचित्र देख लेते हैं, नीले रंग के कौन कौन से हैं। नीले रंग की बात करें तो यहाँ पे ये कश्मीर में है बुर्ज होम। यहाँ पे जो नीले रंग के जो स्थान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पुरातत्वविदों को प्रारंभिक मानव के, प्राचीन समय के मानव के होने के साक्ष्य मिले हैं। इसमें है बुर्ज होम जो आधुनिक कश्मीर में है। मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले, आज से लगभग 8000 साल पहले, सबसे पहले यहाँ पे गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया था, और साथ ही साथ भेड़ और बकरी को भी पालतू बनाया गया था सबसे पहले यहाँ पे। इसके बाद चिरांद है, ताओजली हेडिंग है, कोल्डिहवा है, महागढ़ा है, और हल्लूर है। दक्षिण भारत में बात करें, हल्लूर और पय्यम्मर पल्ली है। ये ऐसे पुरास्थल हैं, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, जहाँ पे हमें आधुनिक प्रारंभिक मानवों के, प्राचीन समय के मानवों के होने के साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों को।
आगे चलते हैं हम लोग। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। अभी हम लोगों ने जिस पूरा स्थलों को जिन जिन स्थलों को हमने देखा है जो नीले रंग के थे, वे वास्तव में कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अर्थात निर्दिष्ट स्थान जो दिखाया गया है ये कृषकों और पशुपालकों की वास्तव में बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। और उसमें सबसे रोचक की बात करें तो जले हुए अनाज के अवशेष जो मिले हैं वो सबसे रोचक हैं, क्योंकि जले हुए अनाज वहाँ पे पाए गए हैं जो सबसे रोचक हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय अनाज भी उगाए जाते थे और आग की का भी प्रयोग किया जाता था। और ये प्राचीन समय के लोग जानबूझकर या अनजाने में ही जलाकर छोड़ दिए होंगे। और ये ऐसे अनाज जो पाए गए हैं, इन अनाजों की पहचान वैज्ञानिक कर सकते हैं, क्योंकि वो आधुनिक अनाज भी उसमें शामिल हैं। और ये पूरे उपमहाद्वीप में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। और जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनकी भी वैज्ञानिक पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वो आधुनिक जानवरों भी उसमें शामिल हैं। इसलिए प्राचीन समय के जानवरों की जो हड्डियां मिली हैं उनकी पहचान वैज्ञानिक कर सकते हैं। अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन हम लोग देखते हैं कैसे अस्थाई जीवन की लोग बढ़े। जंगल से कैसे किस तरह प्रकार से अस्थाई जीवन एक स्थान पर रह करके जीवन बिताने लगे, इसको हम लोग देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम कश्मीर, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे पुरा स्थल मिले हैं जहाँ पे झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, उनके झोपड़ियों के और घरों के अवशेष मिले हैं। जैसे कश्मीर, वर्तमान कश्मीर में एक स्थान हम लोगों ने अभी देखा था बुर्जहोम। यहाँ के लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, और गड्ढे के नीचे जो घर बनाया जाता था उसे गर्तवास कहा जाता है। और इस गड्ढे के नीचे गर्तवास जो घर बनाया जाता था उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और ये नीचे गड्ढे के नीचे इसलिए रहते थे क्योंकि ठंड के मौसम में इन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती रही होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर, यानी झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं जहाँ पे आग जलाई जाती थी। और इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि ये आग मौसम के अनुसार, यानी कि गर्मी में अलग और ठंड में अलग स्थान पे, यानी कि ठंड में जैसे घर के अंदर आग जलाते रहे होंगे और गर्मी में घर के बाहर आग जला करके खाना पकाते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया है। क्योंकि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगहें पुरातत्वविदों को मिली हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य
चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी उखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और उपयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे, यानी कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं पुरातत्वविदों को, जो पूरा पाषाण युगीन यानी प्राचीन प्रारंभिक युग जो पूरा पाषाण युगीन था उनसे भिन्न पाए गए हैं। इसी के लिए उनको नवपाषाण युग कहा गया है। और क्यों कहा गया? क्योंकि जो औजार मिले हैं उनमें धार को अधिक और पैना किया गया था और उनमें पालिश भी चढ़ाई गई थी। जैसे उखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज के लिए किया जाता था। उखली और मूसल का अनाज पीसने के लिए प्राचीन समय में उपयोग किया जाता था और आज लगभग हजारों साल बाद भी उखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए या मसाले पीसने के लिए किया जाता है आज भी। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं ये देखिए, नवपाषाण युग के कुछ पत्थर के उपकरण हैं। इनके देखिए, इनके धार को पैना किया गया है, पतला किया गया है धार को काटने के लिए या जानवरों को मारने के लिए अधिक पैना किया गया है इनकी धार को और पालिश भी चढ़ाई गई है इन पे। ये नवपाषाण युग के कुछ पत्थर के उपकरण हैं, औजार हैं। नवपाषाण युग के पूर्व स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। यहाँ पे नवपाषाण युग की बात किया जा रहा है। नवपाषाण युग में पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उनमें अलंकरण भी किया गया है। यानी नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन ऐसे बनाए जाने लगे थे जिनमें अलंकरण भी किया जाता था और धीरे धीरे लोग बर्तनों में खाना भी बनाने लगे थे। मिट्टी के बर्तनों में नवपाषाण युग में खाना भी बनाने लगे थे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण नवपाषाण काल में चावल और गेहूं जैसे दलहन जैसे अनाज आहार का यानी खाने के एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए वो कपास के पौधे उगाते थे, यानी कि कपास के पौधे नवपाषाण काल में उगाते थे। इनसे ये कपड़े भी बनाने लगे थे। जबकि पूरा पाषाण काल में चमड़े के कपड़े बनाते थे, जबकि नवपाषाण काल में कपास के पौधे से कपड़े बनाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक जगह जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक अदल बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। यानी क्या कह रहा है कि ये कह रहा क्या यह परिवर्तन एक ही साथ सारी जगहों पर आ गए थे? लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक ही साथ हर जगह ये परिवर्तन नहीं आया था। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, यानी कि उसी समय जहाँ पर एक स्थान पर भोजन के लिए शिकार और भोज्य पदार्थों का संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, वहीं दूसरे स्थान पर देखें हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे लोगों ने खेती और पशुपालन को अपना लिया। जहाँ पे एक जगह पहले की तरह शिकारी ही थे, वहीं पे दूसरे स्थान पर खेती और पशुपालन को लोगों ने अपना लिया था और बहुत जगह पर मौसम के मुताबिक अदल बदल कर लोग आजीविका अपना चलाते थे, जैसा कि आज भी वर्तमान में देखा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण देखें, मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ लगभग आज से 8000 साल पहले यहाँ पे जीवन का शुरुआत माना जाता था। मेहरगढ़ एक गांव है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया था और भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाया था सबसे पहले मेहरगढ़ में। मानचित्र 2 में हम लोग देख चुके हैं। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पड़ता है मानचित्र में।
और यह मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दर्रे बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। समतल स्थान कह सकते हैं, यह गांव है एक, जो उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ नामक स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अभी हमने बताया था मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था और भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया था। और ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बोलन दर्रे के पास है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। उन हड्डियों में हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां शामिल हैं, जो पुरातत्वविदों को मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम आते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, ये मेहरगढ़ का चित्र है। मेहरगढ़ में सबसे पहले ये घर के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में। इसमें 4 कमरे या इससे अधिक कमरे हुआ करते थे और इसमें संभवतः भंडारण के लिए भी कुछ कमरों का उपयोग किया जाता था। मृत्यु के बाद समानता। मृत्यु के बाद की बात करें, मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसी के लिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। लोगों का ऐसा मानना है, मेहरगढ़ में जो प्राचीन समय में लोग रहते थे उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी लोगों का जीवन होता है। इसलिए मृतक के परिवार वाले मृत्यु के बाद भी उनके प्रति सम्मान जताते थे। मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कि मेहरगढ़ के लोगों का ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और इसी के लिए, इसी मान्यता के चलते लोग मृतकों के प्रति सम्मान जताने के लिए मृतक की कब्र में मृतक को दफनाते समय उनके खाने पीने की कुछ वस्तुएं रखते थे। यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ में कब्र है एक, इसमें मृतक के साथ में बकरी को दफनाया गया है, जो देख सकते हैं हम लोग चित्र में। मेहरगढ़ का चित्र, कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो यहाँ पे कब्र में मृतक के खाने के लिए भी बकरी रखी गई है, उसके साथ दफना दिया गया है कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृतक जो है इसको परलोक में ये खाएगा, इनका उपयोग करेगा। इसी के लिए उनके खाने पीने की उपयोग की कुछ सामान कब्र में मृतक के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, मध्य पाषाण युग की बात करें तो मध्य पाषाण काल का समय आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसके पहले पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल का समय आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक माना जाता है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ की बात करें तो मध्य पाषाण काल में ही जब मौसम में परिवर्तन आया, 12,000 से लगभग 12,000 साल पहले, जब धरती पर गर्मी बढ़ने लगी और घास और पेड़ पौधे उगने लगे और इनको जानवरों की संख्या बढ़ी, तब लोगों ने कृषि को अपनाया, कृषि और पशुपालन को अपनाया, जिससे बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई मध्य पाषाण काल में। तो यही है बसने की प्रक्रिया का आरंभ आज से लगभग 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आरंभ आज से लगभग 10,000 साल पहले।
मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ की बात करें तो आज से लगभग 8000 साल पहले। इसी के साथ साथियों अध्याय 2 एनसीईआरटी की बुक का समाप्त होता है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री का अध्याय 2 क्लास 6 की बुक का यहीं पे समाप्त होता है। अगला हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।